नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। मैं मनीष मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप देख रहे हैं सफलता क्लास और मैं हूं आपका हिंदी का मेंटोर। फटाफट सेशन को शेयर कर देंगे। आज हम हिंदी के लगभग 50 प्रश्न करेंगे और सभी सेशन को शेयर करते रहें। और बच्चे, यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होने जा रही है। सेशन को शेयर कर देंगे, अपने दोस्तों तक पहुंचा देंगे तो जुड़ जाएंगे हमारे साथ। और सबसे बड़ी बात आज की सुबह की, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो इस बार आपने वर्दी के लिए ठान लिया है और जब साहब आपने ठान लिया है तो निश्चित रूप से आप देखेंगे आपकी जीत होगी। तो इसी क्रम में शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला की मास्टर क्लास 01, मतलब आज ये पहली क्लास होगी, आपका टोटल रिवीजन होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है, और ये सबसे आसान क्वेश्चन है जो बच्चे गलत करते हैं। हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण होते हैं? तो बच्चे, जितने भी अंग्रेजी में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं, ठीक इसका 2 गुना। और हर बच्चे को पता है इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं और इसका ठीक 2 गुना मतलब साहब 52। तो बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। जिन छात्रों ने भी सही जवाब दिया है उनके लिए बधाइयां। और बेहतर करें, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ण किसे कहते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चे, ध्यान देंगे। इससे 2-3 प्रश्न आपके सामने निकल के आएंगे। वर्ण किसे कहते हैं? किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजनों को कहते हैं, किसी भाषा के लघुत्तम स्वरों को कहते हैं, किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को कहते हैं, किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक अक्षरों को कहते हैं। जल्दी आप जवाब देंगे वर्ण किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, जिन बच्चों ने भी जवाब दिया है ध्वनियों, सार्थक ध्वनियों को हम कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अब यहीं से एक प्रश्न आपके सामने बनेगा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो जिसका आप जवाब देंगे वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ध्वनियां 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। इतनी बात क्लियर है? बहुत अच्छे। स्वर और व्यंजन, ये बच्चे व्यंजन है, व्यंजन खाने वाला नहीं है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। व्यंजन होता है, आप देखेंगे ये वर्ण का एक भाग है, लेकिन इन दोनों के बीच भी एक कड़ी आती है जिसे अयोग वाह कहते हैं। आगे उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा समझना है आपको। वर्ण कभी भी पूछा जाए, वर्ण लिखित इकाई है। ध्वनि की लिखित इकाई क्या है? ध्वनि या चिन्ह या संकेतों को लिखित रूप जब हम देते हैं तो वर्ण बन जाता है, स्वर और व्यंजन में विभक्त हो जाता है। इतनी बातें क्लियर है, जवाब दे देंगे। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2। अब ये पूछ रहा है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वही प्रश्न जो हमने आपको समझाया ठीक आपके सामने है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चे, ध्वनियों को ही हम वर्ण कहते हैं। ध्वनि मौखिक इकाई है जो हम मुंह से आवाजें निकालते हैं, जैसे कुत्ते, बिल्ली, जानवर, ये सभी आवाजें निकालते हैं। लेकिन जब मानव आवाजें निकालता है, एक संकेत प्रस्तुत करता है, वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करता है लैंग्वेज के द्वारा, तभी तो वो मानव है। बचपन से ही आपने पढ़ रखा है, मानव एक सामाजिक प्राणी है। तो तभी सामाजिक होगा जो उसके पास लैंग्वेज होगी, और किसी भी लैंग्वेज के लिए जरूरी है कि उसके संकेत हों, सिलेबल हों, वर्ड हों। और यहाँ पे पूछ रहा है हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक वही जवाब दे देंगे। वर्ण 2 प्रकार के, पहला स्वर और दूसरा साहब व्यंजन। यहां से एक प्रश्न और बन सकता है, भाई स्वर कितने होते हैं? तो स्वरों की संख्या अगर पूछ देगा तो 11। व्यंजन कितने होते हैं? तो बच्चे 33। अब सवाल ये आएगा कि स्वर 11 और व्यंजन 33, ये हमेशा ही आपको जवाब देना है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो साहब 2 जवाब दे देंगे। ऐसा नहीं है कि अयोग वाह को जोड़ के 3 बता देंगे। अयोग वाह होता है जिसे आप अंग कहते हैं, जिसे आप अह कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। सेशन को शेयर करते रहेंगे, सेशन को शेयर जरूर करते रहेंगे। फटाफट से सेशन को शेयर करते रहेंगे मेरे शेरों, जल्दी से। बहुत अच्छे।
हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? अगला क्वेश्चन सेम वही आ गया जो हमने आपको बताया। तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। लेकिन सिर्फ यही नहीं जानना है कि 11 स्वर होते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कौन कौन से स्वर होते हैं। तो साहब पहले होते हैं मूल स्वर। मूल स्वर वे स्वर होते हैं जो किसी की सहायता से बनाए नहीं जाते, बताए नहीं जाते। अब देखेंगे अ, ई, उ, री, ये क्या हो गया भाई? ये हमारे हो जाते हैं मूल स्वर। ये क्या हो जाते हैं? मूल स्वर हो जाते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं? जवाब दे देंगे क्या इतनी बातें क्लियर हैं? क्या आप सुन पा रहे हैं इतनी बातें? ये हो गया मूल स्वर। मूल स्वर जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, दो भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, या जिनको दो वर्णों को मिला के बनाया नहीं जा सकता। हाँ, इनसे जरूर वर्ण बनते हैं। मूल स्वर से दो तरह के वर्ण बनते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर आप देखेंगे दो प्रकार का होता है। पहला दीर्घ स्वर क्या होगा? मूल दीर्घ स्वर। अ से क्या बनेगा? आ। ई से क्या बना? ई। ऊ से क्या बना? ऊ। ये हो गए दीर्घ स्वर। लेकिन कौन से दीर्घ स्वर हो गए? मूल दीर्घ स्वर। और बच्चे एक होता है संयुक्त दीर्घ स्वर। अब संयुक्त दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? तो आप फटाफट से जवाब दे देंगे कि साहब ए, ओ, औ, ये क्या है? संयुक्त दीर्घ स्वर है। इतनी बातें क्लियर हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। अब इन्हें संयुक्त क्यों कहा गया? क्योंकि दो अलग अलग, फिर से ध्यान से नोट कीजिएगा, अलग अलग स्वरों से मिलकर बनते हैं, इसलिए ये संयुक्त स्वर हैं। और जो मूल स्वर है उसी वर्ण को मिला के बनता है। तो यहां पे आप देखेंगे आ के साथ ई मिलाने पर क्या बनता है? ए बनता है बच्चे। लेकिन ए बनने के लिए इसी आ के साथ या तो ए या ए मिलाना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं, संधि में ये काम आता है, सिर्फ आप जानते रहेंगे। ओ बनता है, आप देखेंगे ओ बनता है आ के साथ उ के मिलाने पर। इतनी बात क्लियर है। और औ बनेगा आ के साथ क्या मिलाने पर? ओ मिलाने पे। इतनी बातें क्लियर हैं? फटाफट से आप जवाब दे देंगे। बहुत अच्छे, शानदार। आगे बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न आपके सामने है। हिंदी वर्णमाला में, छठा प्रश्न है, संयुक्त स्वर कितने हैं? तो अभी मैंने बताया हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने हैं, तुरंत आपका जवाब हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन कौन से हैं? ए हैं और ओ है। लेकिन सिर्फ इतने से बात खत्म नहीं हो जाती। संयुक्त स्वर कैसे होते हैं ये आपने जान लिया, दो अलग अलग स्वरों से मिला के बनाए जाते हैं। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन आता है, संयुक्त व्यंजन कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है? तो छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। साथ के साथ ये क्वेश्चन भी तैयार करते चलेंगे। संयुक्त व्यंजन अगर पूछ दे तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? तो मेरे प्यारे बच्चे 4 हो गई। छ, त्र, ज्ञ, स्र। संयुक्त स्वर कितने हैं? ए, ओ। इतनी बातें क्लियर हैं? आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। पूरा मतलब टोटल रिवीजन है, मास्टर क्लास है, मैं आपको एक्सप्लेन करता चल रहा हूं। तो फटाफट से सेशन को शेयर जरूर करते चलें मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं कि आप सभी शानदार हैं, जानदार हैं। अगर नाम लेंगे समझ जाएगा। मैं चाहता हूं कॉन्सेप्ट को थोड़ा ब्रीफ कर सकूं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बहुत शानदार प्रश्न है। जब सीधा सीधा आपसे पूछे स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो आपको एक ही जवाब देना है कि साहब स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कौन सा स्वर? जल्दी आप बताएंगे तो हर्षस्व स्वर है। दूसरा कौन सा स्वर है? तो आप देखेंगे दीर्घ स्वर है। और तीसरा कौन सा स्वर है? प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर है। इतनी बातें क्लियर है? कोई पूछे कितने प्रकार के स्वर होते हैं? 3 होते हैं, हर्षस्व, दीर्घ और प्लुत। इतनी बातें क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। हर्षस्व में क्या आता है? अ, ई, उ, री। दीर्घ में क्या आता है? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। बहुत अच्छे, शानदार। ये बातें सबको पता होती हैं। प्लुत में क्या आया? राम। लेकिन ओम क्यों ऐसा हुआ? इसके पीछे का क्या लॉजिक है थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जो हर्षस्व स्वर है यही बच्चे मूल स्वर होता है। यही स्वर चारों मूल स्वर भी हैं, हर्षस्व स्वर हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये समझना था। आ, ई, उ क्या है? मूल दीर्घ स्वर है। ए, ओ क्या है?
संयुक्त दीर्घ स्वर है। बशर्ते यहां समझना ये किसके आधार पर है, उच्चारण काल के आधार पे। जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम ह्रस्व कहते हैं। जिसको बोलने में 2 मात्रा काल का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिसको बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है, 3 मात्रा का समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? उसे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, उसे कहते हैं प्लुत स्वर। इतनी बातें क्लियर हैं? आप बोल के देख सकते हैं। अ ई उ री, 1 मात्रा काल का समय लगा। काल मतलब बोलने का समय। आ ई उ ए ओ औ, 2 मात्रा का समय। हम बोले राम ओम, 2 से अधिक मात्रा का समय जिसमें लगता है प्लुत होता है। बस इतनी सी बात है। कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा। अब आपको जवाब देना है, फटाफट से आप जवाब देते रहेंगे। क्या जवाब होगा? किस वर्ण में वृत्तमुखी ध्वनि नहीं है? जल्दी आपको जवाब देना है, किस वर्ण में वृत्तमुखी ध्वनि नहीं है? आ उ ओ औ। जल्दी से आपको जवाब देना है कौन सा वृत्तमुखी नहीं है। अब वृत्तमुखी किसे कहते हैं? जल्दी आपको जवाब देना है जिसमें हमारा ये जो होठ है बिल्कुल गोल हो जाए, वृत्त की तरह हो जाए। आप बोलिए ऊ, गोल हो गया, बिल्कुल सीटी की तरह बन जाए। हाँ, सीटी नहीं मारना है भाई, समझना है, बिल्कुल गोल हो जाए। ओ आओ, लेकिन आप बोलिए आ, मुंह खुल जाएगा। डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो वो क्या कहता है? बेटा आ करो। मम्मी को खाना खिलाना होता तो क्या कहती थी? बेटा आ करो। तो ये हो गया आ। आ क्या है? आप देखेंगे ये वृत्तमुखी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 बहुत ही शानदार प्रश्न है। किस क्रम में पश्च स्वर है? आप देखना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। किस में पश्च स्वर है? फटाफट से आपको जवाब देना है बच्चे। किस में पश्च स्वर है? ई में, ऊ में, ए में, ए में। तो पहले ये समझना होगा पश्च स्वर होते क्या हैं, अग्र स्वर क्या होते हैं, मध्य स्वर क्या होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझना होगा, जो जिह्वा की नोक से बोले जाते हैं उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। और बच्चे जो मध्य भाग से बोले जाते हैं मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। और जो पश्च भाग से बोले जाते हैं उन्हें पश्च, पीछे वाले भाग से। तो बस इतना ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ अ किससे बोला जाता है? मध्य से बोला जाता है। और ई और ए नोट कर लेंगे। ई चाहे छोटी हो या बड़ी, ए चाहे ए हो, जब भी आप इनको बोलेंगे ये नोक का प्रयोग करना पड़ेगा। ई बोलेंगे तो ये कहीं ना कहीं टच करेगी, आप ए बोलेंगे तभी ये टच करेगी, मीन्स जिह्वा का अग्रभाग प्रयोग में आएगा। बाकी जो बचते हैं, बचता क्या है? आ बचता है, ऊ बचता है, और क्या बच रहा है बच्चे? ओ बचता है, औ बचता है। ये बच्चे पश्च स्वर हैं। री आप देखेंगे, रे संस्कृत का है और ये तीनों से लगभग बोला जाता है, ये इसके बाहर अपवाद स्वरूप रहता है। तो आपका जवाब हो गया पश्च स्वर कौन सा है। तुरंत आपने देखा ई और ए कैसे बोला जा रहा है? अग्रभाग से। ऊ किससे बोला जा रहा है? पश्च भाग से। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ, बहुत शानदार तरीके से समझना है। प्रश्न संख्या 10 पे हम पहुंच चुके हैं और बच्चे लगभग हमें आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने हैं। तो सेशन को एक बार शेयर करते रहेंगे, अपने दोस्तों को बताते रहेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? समृद्ध स्वर कहते हैं, विवृत स्वर कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो बच्चे लगभग मुंह बंद रहता है उसे क्या कहते हैं? जब मुंह खुलता है उसे क्या कहते हैं? विवृत। विवृत मतलब ओपन। आ बोला विवृत, हमने बोला ई ऊ, तो मुंह लगभग बंद करके सबसे कम खुलता है। तो आपका जवाब हो गया बच्चे समृद्ध स्वरों में। और विवृत होता है, हमने बोला आ ओपन, समृद्ध होता है क्लोज, जब लगभग पूरा मुंह बंद होता है। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11, जो ध्वनियां ना ही स्वर में गिनी जाती हैं और ना ही व्यंजन में, उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी से आप जवाब देंगे। जो ध्वनियां ना ही स्वरों में गिनी जाती हैं और ना ही व्यंजन में, उन्हें क्या कहते हैं? तो बच्चे मैंने आपको बताया था वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। परंतु मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया था कि इनके बीच की एक कड़ी होती है जिसे हम कहते हैं अयोग वाह।
और ये अयोग वाह में दो आते हैं, अंग और अह, जिसे आप अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। तो ए जवाब बिल्कुल सही है। जिन साथियों ने जवाब दिया है बिल्कुल शानदार, बेहतरीन कर रहे हैं आप। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं आप लोगों के लिए। कॉन्सेप्ट भी बच्चे समझना जरूरी होता है। आप ये समझिए, बहुत बार आपने वर्णमाला पढ़ी होगी, हर बच्चा बचपन से ही वर्णमाला से ही स्टार्ट करता है, फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आते जरूर हैं एग्जाम में, 2 प्रश्न आएगा, लेकिन वो 2 प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। कभी भी ना ऐसे पढ़िए जैसे ये आप अंतिम बार पढ़ रहे हैं। बस इस बात को ध्यान में रख के पढ़िए बच्चे। आगे बढ़ते हैं, सेशन को शेयर जरूर करते रहेंगे। प्रश्न संख्या 12, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं, 10 हैं, 22 हैं, 15 हैं। जल्दी से आप जवाब देंगे। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन ऐसे हैं जो स्पर्शी व्यंजन हैं? जल्दी से आपको जवाब देना है। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं? तो बच्चे, स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। क से लेकर के म तक के जो वर्ण हैं ये स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर के म तक के वर्ण स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त, प। ये बच्चे 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इतनी बातें क्लियर हो गई। फटाफट से आप जवाब दे देंगे, जल्दी से आप जवाब दे देंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो ये कहाँ से बोला जा रहा है भाई? ये बोला जा रहा है कंठ से। ये कहाँ से बोला जा रहा है? तालु से बोला जा रहा है। ये आप मूर्धा से बोला जा रहा है। और ये कहाँ से बोला जा रहा है? दंत से। और ये ओष्ठ से। मुझे पता है ये बात आप जानते हैं, कई लोग इसे केटीएम डू भी कहते हैं। केटीएम डू भी कहते हैं, ये बात आपको पता है। फिंगर्स पे भी कई लोग कर लेते हैं कि ये कंठ हो गया, ये तालु हो गया, ये मूर्धा हो गया, दंत हो गया। 5 उंगलियां हैं, 5 वर्ग हैं, क, च, ट, त, प। क, च, ट, त, प। और सबसे पहले कंठ से हवा कहाँ आती है? कंठ पे टकराती है। फिर मुंह में उंगली डालेंगे तो ये तालु तक जाएगा, ये बड़ी है मूर्धा तक जाएगा, ये दंत से होते हुए बाहर निकल जाएगा, ओष्ठ तो आ जाएगा। तो क, च, ट, त, प, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, यहाँ इसका उच्चारण स्थान होता है। हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो 5 गुणे 5 आप कर लेंगे, जवाब आपका 25 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। और गणित में तो आप वैसे ही ब्रिलियंट हैं, आप सभी तेज विद्यार्थी हैं भाई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13, मेरे सिपाहियों, मेरे देश के जवानों, आंतरिक सुरक्षा की जवान जो है, आप देखेंगे जवानी, दीवानी ऐसे शब्दों पे नहीं जाना है, ये समझना है कि जिम्मेदारी है। जवान क्यों कहते हैं? जो सीमा पे रहते हैं जवान कहते हैं, लेकिन जो आंतरिक सुरक्षा संभालते हैं वो हमारे आंतरिक जवान होते हैं। तो आपको अपनी शक्ति के साथ, अगर आपने ठान लिया है कि आपको पुलिस बनना है तो बनना है, कोई भी नहीं रोक सकता आपको, और ये ठानना पड़ेगा। अपने आप को इस लक्ष्य को पाने के लिए एक बार झोंकना पड़ेगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपके बदन पर वर्दी आए तो आप लग जाइए, पूरे उत्साह के साथ लग जाइए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जल्दी से आप जवाब देंगे। निम्न में से उच्छिप्त व्यंजन है, क्या है? ड, ढ, द, ढ। बहुत ही शानदार प्रश्न है, सब सारे बच्चों का लगभग गलत होता है। तो आप देखेंगे 2 वर्ण है, ड और ढ। इनको 3 तरीके से प्रश्न में पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन भैया? उत्क्षिप्त व्यंजन। दूसरा क्या पूछा जाएगा? इन्हें कहा जाता है ताड़न जात व्यंजन। ताड़न जात व्यंजन कहा जाता है। और तीसरा क्या कहा जाता है मेरे बच्चे? पहला उत्क्षिप्त व्यंजन हो गया, दूसरा ताड़न जात व्यंजन हो गया, और तीसरा व्यंजन आपका क्या हो गया? तीसरा इन्हें कहते हैं द्विगुण व्यंजन। 2 गुण है इसके, द्विगुण है, द्विगुण व्यंजन। अब ताड़न जात क्यों कहते हैं? आप बोलिए ड, ढ, तो आपकी जीवा ऊपर जाके मूर्धा पे तुरंत फटाक से नीचे गिर जाती है। ताड़न जात, जैसे कहते हैं ना फटाफट डंडे से वार करके तुरंत गिरा दिया हो, तो ताड़न जात हो गया। उत्क्षिप्त, आप देखेंगे इससे कभी शुरुआत नहीं होती है, कभी भी किसी भी शब्द की शुरुआत इससे नहीं होती है, इसलिए उत्क्षिप्त कहलाता है। 2 गुण होते हैं, ड, ढ की तरफ प्रयोग होता है और उत्क्षिप्त में भी प्रयोग होता है, इसलिए इसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। तो जिन्होंने भी डी जवाब दिया है बिल्कुल शानदार, बेहतरीन। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 13,
का जवाब देना है। निम्न में से उच्छिप्त व्यंजन है कौन सा? डी। ये आप जवाब दे चुके हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है? आपको बताना है कौन सा अंतस्थ वर्ण नहीं है। य, र, व, ह। फटाफट से आप जवाब दे देंगे। जल्दी से आपको जवाब देना है कौन सा अंतस्थ वर्ण नहीं है। और अंतस्थ से जरूर प्रश्न आते हैं। अंतस्थ क्यों कहते हैं ये भी आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या है? य, र, ल, व। ये क्या हो गया भैया? ये अंतस्थ व्यंजन है। इतनी बातें क्लियर है, जल्दी से आप बता देंगे। अब इसमें य और व जो होता है इसको हम कहते हैं अर्ध स्वर, और बार बार ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है। अर्ध स्वर किसे कहते हैं? तो य और व को कहते हैं। क्यों कहते हैं? कभी भी आप देखेंगे ये दो तरीके से ध्वनि इसकी निकलती है, कभी व्यंजन की तरफ कभी स्वर की तरफ जो है आवाज निकलती है। इस कारण से ये अर्ध स्वर कहलाता है। दूसरा प्रश्न आता है र और ल। तो बच्चे र जो है हमारा लुंठित होता है और ल को हम पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। और ये प्रश्न आपको बार बार देखने को मिलेंगे। आप पिछला एग्जाम देखेंगे, इससे पहले जो हुआ था सुपर टेट का, यहाँ से प्रश्न आया था। तो जरूर प्रश्न आते ही आते हैं। पिछला पुलिस का एग्जाम देखेंगे, यहाँ से प्रश्न आता है। संख्या इसकी पूछ देता कितने हैं? तो भैया 4 हैं। य, र, ल, व। अंतस्थ क्यों कहते हैं? जब भी हम श्वास लेते हैं तो अंदर से हवा आती है। फेफड़े से नॉर्मली हवा आती है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे फेफड़े से नीचे से, नाभि से 4 अंगुल ऊपर से। आप बोल के देखिए य, र, ल, व। हिंदी बड़ी वैज्ञानिक है, यहाँ प्रयोग द्वारा आप वैज्ञानिक है तो प्रयोग के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं, आप बोल के देख सकते हैं। अगर संस्कृत में आप देखेंगे, संस्कृत जब आप देखते हैं 14 माहेश्वर सूत्रों के बीच में इसे स्वर और व्यंजन के बीच में रखा गया है, इस कारण से भी इसको अंतस्थ कहते हैं। ह क्या है? तो यहाँ एक पॉइंट और नोट कर लेंगे। श, श, स, ह, इनको हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन है, ये संघर्षी व्यंजन है। दोनों बातें आप जानते रहें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस क्रम में संघर्षी व्यंजन नहीं है? प्रश्न संख्या 16 का आपको जवाब देना है। किस क्रम में संघर्षी व्यंजन नहीं है? श, 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 च। किस क्रम में संघर्षी व्यंजन नहीं है? जल्दी से आपको बताना है कि कौन सा संघर्षी व्यंजन नहीं है। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, या यूं कहें आज का सबसे शानदार प्रश्न है। बच्चे आप देखेंगे श, 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 ह, इनको हम संघर्षी भी कहते हैं, इनको हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं, और साथ साथ आप देखेंगे इनको हम ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कहते हैं। लेकिन जो च वर्ग है, अब च वर्ग में क्या आएगा? च, छ, ज, झ, इय, इनको हम कहते हैं स्पर्श संघर्षी। कभी अगर आपसे पूछ दे स्पर्श संघर्षी कौन से हैं, तो स्पर्श संघर्षी आपका जवाब हो जाएगा। स्पर्श संघर्षी आपका जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। च वर्ग पूरा स्पर्श संघर्षी है। और स्पर्शी आप पूछें तो स्पर्शी तो 5 वर्ग होते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। फटाफट से आप जवाब देते रहेंगे। प्रश्न संख्या 17, जल्दी से आपको जवाब देना है। किस क्रम में संघर्ष स्पर्शी व्यंजन है? जल्दी आपको जवाब देना है। किस क्रम में संघर्ष स्पर्शी व्यंजन है? जल्दी आपको जवाब देना है। ह, श, श, ज। जल्दी आपको जवाब देना है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। किस क्रम में संघर्ष स्पर्शी व्यंजन है? तुरंत आप जवाब देंगे। च, छ, ज, झ। ये बच्चे हो जाता है संघर्ष स्पर्शी या स्पर्श संघर्षी। बाकी ये क्या हैं? ये आपके संघर्षी होते हैं, ये आपके संघर्षी होते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं। फटाफट से आप जवाब दे देंगे। आगे बढ़ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। किस क्रम में लुंठित या प्रकंपित व्यंजन है? जल्दी से आपको जवाब देना है। किस क्रम में लुंठित या प्रकंपित व्यंजन है? अब थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं, जल्दी से आप जवाब देते रहेंगे। तो लुंठित या प्रकंपित कहते हैं र को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। जल्दी से आप जवाब देंगे। आगे बढ़ते हैं। किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? मैं आपको बता चुका हूं। पार्श्विक व्यंजन
होता है ल, क्योंकि जब भी हम ल बोलते हैं किनारे किनारे साइड साइड से हवा निकल जाती है, इस कारण इसको हम कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। तो जवाब देते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 20। किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है? य, व, श, छ, छ, र, ल। किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है? जल्दी से आप जवाब देंगे, किन वर्णों को अर्ध स्वर कहते हैं? तो बच्चे य और व को अर्ध स्वर कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं, आगे बढ़ जाएंगे भाई, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या होगा? प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां हैं, कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां हैं, कौन सी कंठ ध्वनियां हैं? जल्दी आपको जवाब देना है। तो बच्चे यहाँ पे तुरंत आप नोट कर लेंगे, क वर्ग कंठ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है, और जो कंठ से बोला जाता है उन वर्णों को हम कंठ ध्वनियां कहते हैं। जो आप देखेंगे च वर्ग जो तालु से बोला जाता है, ऐसे वर्णों को हम तालव्य कहते हैं, तालव्य कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे ट वर्ग, ट वर्ग कहाँ से बोला जाएगा? मूर्धा से बोला जाता है, इस कारण आपको इसको क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं, इसको मूर्धन्य कहते हैं। त वर्ग, त वर्ग क्या होता है? तो बच्चे दंत से बोला जाता है, इस कारण से इसे हम दंत्य वर्ण कहते हैं, दंत्य वर्ण कहते हैं। आगे बढ़ जाएंगे। प वर्ग, प, फ, ब, भ, ये क्या हो जाएगा? प वर्ग। प वर्ग कहाँ से बोला जाता है? ओष्ठ से बोला जाता है, तो इनको हम ओष्ठ वर्ण कहते हैं। तो ये आपके 5 वर्ग हो गए और ये आपका उच्चारण स्थान हो गया। किस वर्ण को क्या कहते हैं? कंठ से बोला जाएगा कंठ वर्ण, तालु से बोला जाएगा तालव्य वर्ण। आगे बढ़ जाएंगे बच्चे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 22 आ चुका है। फटाफट सेशन को शेयर जरूर करते चलें। निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनियां हैं, कौन सी ध्वनियां तालव्य ध्वनियां हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। तो आपको पता है क वर्ग कंठ से बोला जाता है, च वर्ग तालु से बोला जाता है, ट वर्ग मूर्धा से बोला जाता है और त वर्ग दंत से बोला जाता है, प वर्ग आपका ओष्ठ से बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप देख लेंगे तालव्य ध्वनियां कौन सी है? च वर्ग। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? तो आपको पता है ये कंठ हो गया, ये तालु हो गया, ये मूर्धन्य हो गया। केटीएम डू, केटीएम डू बच्चे ये प वर्ग हो गया, ये आपको याद रखना है। केटीएम डू कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अगर हम इस अंगूठे को, आप देखेंगे अंगूठे को कंठ पे लगा दें, इसको मुंह में अंदर, अगर मेरा मुंह खुला हो तो ये तालु तक जाएगा। दांत के ऊपर का खुरदरा भाग, मसूड़ा अंदर का तालु होता है, उसके ऊपर प्लेन वाला भाग मूर्धा होता है, फिर दांत होता है, फिर ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। क, च, ट, त, प। ये आप कर लेंगे, उंगलियों पे भी आप कर सकते हैं। तो जल्दी से जवाब दे देंगे। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से दंत ध्वनियां हैं, दंत ध्वनियां कौन सी है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। जल्दी से आपको जवाब देना है। निम्नलिखित में से दंत ध्वनियां कौन सी हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। फटाफट से आप जवाब देंगे, क्या जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चे? निम्नलिखित में से दंत ध्वनियां हैं, कौन सी हैं? तो त वर्ग आपका दंत वाला हो गया, बिल्कुल सही जवाब। अब तो एकदम रट जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब इस पर टाइम नहीं लेंगे आपका। अनुनासिक ध्वनियां कौन सी हैं? अनुनासिक ध्वनियां किसे कहते हैं? या फिर नासिक्य ध्वनियां किसे कहते हैं? नासिक्य ध्वनियां किसे कहते हैं? या फिर बच्चे पंचमाक्षर किसे कहते हैं? पंचमाक्षर किसे कहते हैं? जल्दी से आपको जवाब देना है। तो बच्चे अंग ईय, आप देखेंगे अंग ईय, ड़ न म, इनको हम पंचमाक्षर कहते हैं, नासिक्य कहते हैं, अनुनासिक ध्वनियां कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 26 बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न संख्या 26,
खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाते हैं या बनाना चाहिए? विसर्ग लगाकर, खड़ी पाई को हटाकर, दो खड़ी पाई लगाकर, दो स्वर लगा के। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाना चाहिए? तो बच्चे मान लीजिए क है, क का संयुक्त रूप कैसे बनाएंगे? मान लीजिए सौ है, सौ का संयुक्त रूप कैसे बनाएंगे? मान लीजिए प है, प का संयुक्त रूप कैसे बनाएंगे? मान लीजिए आप देखेंगे जौ है, संयुक्त रूप कैसे बनाएंगे? तो खड़ी पाई वालों का संयुक्त रूप बनाने के लिए हम खड़ी पाई हटा देते हैं। क्या करते हैं बच्चे? खड़ी पाई को हटाकर हम संयुक्त रूप बना देते हैं। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। आप ध्यान देंगे क ग ज फ ध्वनियां हैं, किस प्रकार की ध्वनियां हैं? क ग ज फ किस प्रकार की ध्वनियां हैं? कैसी ध्वनियां हैं? संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिणी भाषाओं की। क ग ज फ ध्वनियां किसकी हैं? संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिणी भाषाओं की। क ग ज फ ध्वनियां किसकी हैं? तो बच्चे ये अरबी फारसी की ध्वनियां हैं, इन्हें गृहीत ध्वनियां कहते हैं। ये ली गई ध्वनियां हैं, गृहीत ध्वनियां हैं, ली गई हैं दूसरी भाषाओं से। अ अंग्रेजी भाषा से लिया गया, अ अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है, अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है, अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है, भाषा की ध्वनि है। इतनी बातें क्लियर हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 28। क्या जवाब होगा आपका? फटाफट से जवाब देते रहेंगे। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ। ओ औ। तो बच्चे आप देखेंगे सबसे पहले ओ और औ ये संयुक्त स्वर हैं। ये बनते हैं अ आ के साथ उ ऊ के मिलाने पे। आ कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। और ऊ कहाँ से बोला जाता है? ओष्ठ से। इस कारण से ये कैसी ध्वनियाँ हो गई? कंठोष्ठ ध्वनियाँ हो गई, कंठोष्ठ ध्वनियाँ। तो कोई भी पूछे कंठोष्ठ ध्वनियाँ कौन सी है तो ओ औ हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ एक चीज और जान लेंगे, ए बच्चे बनता है आ के साथ ई को मिलाने पे। आ के साथ ई को मिलाने पे क्या बनता है? ए बनता है। ये बोला जाता है कंठ से और साहब ये बोला जाता है तालु से। तो क्या हो गया? इसे कहते हैं कंठ तालव्य। कैसी ध्वनियाँ हो गई? कंठ तालव्य ध्वनियाँ हो गई। इतनी बातें क्लियर हैं, फटाफट से आप जवाब दे देंगे। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 29 और बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है? कौन सा वर्ण अर्ध स्वर कहलाता है? य, प, र, ल। अर्ध स्वर किसे कहते हैं? तो अर्ध स्वर बच्चे कहते हैं य और व को। य और व को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। यह आपका अर्ध स्वर हो जाता है। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ बात करेंगे। प्रश्न संख्या 30। महाप्राण ध्वनियां, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? पहला चौथा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, पहला चौथा। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? पहला चौथा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा या फिर पहला चौथा। जवाब दे देंगे। महाप्राण बच्चे आप नोट कर लेंगे, दूसरा चौथा और ऊष्म। ऊष्म बच्चे ये होते हैं एमपी, बाकी सब एपी, बाकी सब एपी। अल्प प्राण, एपी का मतलब अल्प प्राण। किस में? आप देखेंगे 11 स्वर में और 33 व्यंजन में। 33 व्यंजन में ये नोट कर लेंगे मेरे भाई, ये नोट कर लेंगे। इतनी बातें क्लियर हैं, फटाफट से आप जवाब दे देंगे। दूसरा चौथा और ऊष्म व्यंजन एमपी होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो महाप्राण, दूसरा चौथा। सी जवाब जिन साथियों ने दिया है बिल्कुल सही, शानदार। और मेरे प्यारे बच्चे आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट से। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई,
कौन सी है? सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है, पद है, ध्वनि है, वाक्य है। तो सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि जिसे आप वर्ण भी कहते हैं, ध्वनि से बनता है, ध्वनि के बाद आता है शब्द, शब्द के बाद आप देखेंगे पद बनेगा, और पद के बाद पदबंध बनेगा, उसके बाद वाक्य बन जाएगा। तो सबसे सार्थक इकाई पूछेगा तो वाक्य है, और सार्थक लघुत्तम इकाई पूछेगा तो शब्द है, ए जवाब देंगे। सबसे छोटी इकाई पूछेगा ध्वनि है या वर्ण होता है। आगे बढ़ेंगे, कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्शी व्यंजन नहीं है तो 5 वर्ग क, च, ट, त, प ये स्पर्शी व्यंजन में आते हैं। डी, य ये बच्चे अंतस्थ व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन नहीं है, जैसा कि आपने पढ़ा था। आगे बढ़ जाएंगे, ल प्रयत्न के आधार पे कैसी ध्वनि है? तो आपने देखा था र बच्चे प्रकंपित होता है, ल क्या होता है? पार्श्विक होता है, ड और ढ नोट कर लेंगे, उच्छिप्त होता है बच्चे। आगे बढ़ जाएंगे, संघर्षशील ध्वनियाँ या संघर्षी ध्वनियाँ आप देखेंगे ऊष्म ध्वनियाँ होती हैं। ऊष्म ध्वनि संघर्षशील होती है। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 28, हिंदी में स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन। तो सबसे पहले देखेंगे ओष्ठ व्यंजन। तो ओष्ठ क्या है? प वर्ग ओष्ठ होता है, क्लियर है। प वर्ग देख लेंगे, द नहीं होगा, ह नहीं होगा। अब क्या बचा? भ बचता है। तो दूसरा और चौथा एमपी होता है, महाप्राण दूसरा चौथा होता है, दूसरा और चौथा। तो देख लेंगे प, फ, ब, भ, ये आ गया, ठीक है। और ये पहला और दूसरा अघोष होता है, बाकी तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। तो उससे में भी फिट बैठ रहा है। तो ओष्ठ भी है, महाप्राण भी है, घोष भी है और स्पर्शी भी है। तो ए जवाब आपका हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ अगले दिन बढ़ेंगे। आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, सेशन को शेयर कर देंगे। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार। फटाफट से अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें, और इसकी पीडीएफ लेने के लिए सफलता ऐप डाउनलोड करें, वहां जाके आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।